जी स्टूडेंट्स, आपने भी अकाउंटिंग रेशियोज़ का टाइटल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है। इसका मतलब ये है, बहुत सारे बच्चों की तरह आपके लिए भी अकाउंटिंग रेशियोज़ एक डरावना ख्वाब साबित हो रही हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, तो आज के बाद रेशियोज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगी, बल्कि इस वीडियो में आप ऐसी टेक्नीक सीख जाएँगे, जिनकी मदद से आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसकी मदद से हम आज ये रेशियोज़ को समझने की कोशिश करेंगे। रेशियोज़ को समझना एक्चुअली टेक्नीक है, ठीक है? तो वो टेक्नीक बच्चों को समझ नहीं आती। उसको हम देखते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब रेशियोज़ के क्वेश्चन में आपने ये देखना होता है कि आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। फिर उस फाइंड करने के लिए ये फिर आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ें, इसके लिए हमें क्या डेटा चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, जैसा अगर कोई आपको कहे कि आपने बिरयानी बनानी है, ठीक है जी? बिरयानी बनानी है, तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि बिरयानी के इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि बिरयानी के इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं, तो आप कभी भी बिरयानी नहीं बना सकते। आपको उसकी रेसिपी और उसके इंग्रीडिएंट्स, ये सारी चीज़ें पता हों। तो इसी तरह ये रेशियोज़ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो इसमें हमने ये देखना होता है कि कोई 2 बिज़नेसेस हैं या कोई एक बिज़नेस है, जो जिनको प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, ठीक है? जिनके कस्टमर्स भी बहुत हैं, जिनके पास इन्वेंटरी भी है, बज़ाहिर वो सक्सेसफुल भी लग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हमने फिर फाइंड आउट करने होते हैं रेशियोज़ की हेल्प से, कि कोई बिज़नेस कितना सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल है, ये हमें रेशियो से पता चलता है, ठीक है? रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रेशियोज़ ही हैं जो आपको अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो रेशियोज़ आर लाइक योर एबीसी देयर, ठीक है? तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब एक बहुत अट्रैक्टिव जॉब होती है, वेरी हाइली पेड जॉब होती है। तो उसके लिए जो रेशियोज़ हैं, दीज़ वर्क एज़ द बेस। तो इसलिए रेशियोज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। रेशियोज़ का क्वेश्चन सिर्फ़ आपके अकाउंटिंग में नहीं है, ये आपके बिज़नेस स्टडीज़ के पेपर में भी इसका क्वेश्चन और इसके चैप्टर्स हैं, तो इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बगैर अ, टाइम ज़ाय किए। तो ये देखें जी, Rachel is a trader and he has provided his statement of financial position at 30th September 2025। तो अब हमें जो उसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये हम देखें तो ये एक उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके जी, नॉन करंट एसेट्स आ गए इसमें, हमारे पास फिर करंट एसेट्स आ गए। नॉन करंट एसेट की एक ही वैल्यू गिवन है। फिर करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल है, कैश हो गया। ओके, फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज का सेक्शन है हमारे पास, ठीक है? ओपनिंग उसका कैपिटल का बैलेंस आ गया, प्रॉफिट आ गया, ड्राइंग्स माइनस हो गई, ये आंसर आ गया। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, उसमें हमारे पास एक बैंक लोन है, और फिर करंट लायबिलिटीज हैं, उसमें हमारे पास ट्रेड पेएबल है, बैंक है। और इसके अलावा उसने कुछ ये बातें भी हमें बताई हैं यहाँ पे कि रशियल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर 2024 वाज 30,000, ठीक है जी? तो ये हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज आफ्टर हैविंग डिडक्टेड लोन इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 2450। तो ये जो है प्रॉफिट, ऊपर आपको प्रॉफिट इसमें जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, वो ये कह रहा है कि ये 2450 इंटरेस्ट चार्ज डिडक्ट होने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक हो गया। और इसके अलावा उसने कहा कि फॉर द ईयर एंडेड सेल्स टोटल 482,000, ये टोटल सेल्स थी, जिसमें से ये क्रेडिट सेल्स थी और द रिमाइंडर वर कैश सेल्स। यानी कि उसने हमें इनका ब्रेकअप दे दिया है सेल्स का, कि कितनी टोटल सेल्स में से कितनी आपकी क्रेडिट थी, कितनी कैश थी। और परचेज टोटल 310,000 ऑल ऑन क्रेडिट, और परचेजेस जो है वो सारी क्रेडिट पे थी, ठीक हो गया। तो ये तो हमें गिवन डाटा है, इसके बारे में परेशान नहीं, इसको देखते ही पहले तो परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं हमें क्यों दे दिए इतनी सारी चीजें, हम इसमें से कैसे निकालेंगे। देखें, हमने काम करना है स्टेप बाय स्टेप। हम एक चीज को पकड़ेंगे और उसके लिए जो रिलेटेड आइटम्स हैं वो उसमें ढूंढेंगे। अब देखें, पार्ट ए में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक चीज उसने मेंशन की है, आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जहां भी आपका आंसर, जितने भी आंसर देंगे आप, वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। इस चीज का ख्याल रखना है। अब देखें, इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए उसने आपको ये वर्किंग के लिए स्पेस दी है, और ये फाइनल आंसर, यहाँ आपने फाइनल आंसर अपना प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ आंसर चला जाएगा और यहाँ पे आपकी वर्किंग, इस एरिया में आपकी वर्किंग्स चली जाएंगी। ओके, तो पहली रेशो जो उसने हमें दी है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते हैं जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए बेटा, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है, फिर ट्रेड पेएबल टर्नओवर आ गई, और फिर करंट रेशो है, और ये इसके टोटल 8 मार्क्स हैं। एक चीज है कि इन सब रेशोज की एक तो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें बताता है कि इस रेशो में करना क्या है हमने। अगर आप फॉर्मूला याद करें तो उससे हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि हम क्या करने, ये रेशो में क्या बताने जा रही है, और ये फॉर्मूला कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है जी, और उसमें क्या-क्या हमें आइटम चाहिए। तो पहला इसका जो ट्रिक है, जो पहली इसकी टेक्निक है, इसको मास्टर करने की रेशोज की, बेटा इनके फॉर्मूलाज आपने अ, याद करना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हर फॉर्मूला को लिख के याद करें। फॉर्मूला बिल्कुल आपको नहीं भूलना चाहिए। देखें, अगर हमें फॉर्मूला ही भूल गया, आगे हम क्या करेंगे? तो फॉर्मूलाज कंपलसरी। अब चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्या है? ये वो कह रहे हैं जी कि इट tells us how efficiently the business is using its capital to earn profit, कि कोई बिजनेस अपने प्रॉफिट अर्निंग में अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है। कैपिटल क्या होता है? जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस में, टोटल वैल्यू जो हमने बिजनेस में लगाई हुई होती है, पैसे हो गए, नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई, और इस तरह ये सारी इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कैपिटल होता है। अच्छा, अब फार्मूला इसका देख लें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों? क्योंकि इसका आंसर परसेंटेज में आना है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000 हमें दिया हुआ है। ये देखें, ये प्रॉफिट यहाँ पे जो गिवन था, प्रॉफिट गिवन था जी ये 36,000। ये देखें, ये तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आप सबसे पहले गिवन डाटा में क्या ढूंढेंगे? प्रॉफिट, लेकिन कौन से वाला? बिफोर इंटरेस्ट। अच्छा, वहां उसने कहा है कि ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है, तो हमें तो बिफोर इंटरेस्ट वाला चाहिए। हम क्या करेंगे? हम अपने उसमें प्रॉफिट में अपना वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसने बता दिया क्वेश्चन में कि इतना इंटरेस्ट जो है वो था, वो जो हमने इसमें से माइनस किया हुआ था, तो हम उसको ऐड बैक कर लेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा? ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 38 अब 450 हो गया। दूसरी चीज हमें चाहिए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लोजिंग कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमें कैपिटल की फिगर गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, ये 49,000, तो इसको हम यूज कर लेंगे। और कैपिटल हमें ये 199 1000, तो इनको हमने ऐड कर लिया, ये दोनों फिगर को, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हम ये दोनों फिगर जो है बेटा इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और कैलकुलेटर पे इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने इनको पुट कर दिया फिगर्स को फॉर्मूला में, और हमारा आंसर आ गया 14.13%। आपका जो भी आंसर है उसको देखें, 2 डेसिमल का ख्याल रखना है, क्योंकि इसका एक एक नंबर हर पार्ट के अंदर होगा। ठीक है, कि वो चेक करेगा एग्जामिनर कि आपने हर आंसर 2 डेसिमल प्लेस में लिखा है या नहीं। क्यों वो चेक करेगा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऊपर आपको बोल दिया है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.13%। अच्छा, इसके नोट में हम देखते हैं, इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर लोन इंटरेस्ट। ये बात अब आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन, इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को सॉल्व करते हुए, कि इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर लोन इंटरेस्ट,
we add back the loan interest when calculating ROCE. This is because ROCE checks the return generated by business before considering फाइनेंस कॉस्ट। अब देखें, ये आ तो गई हमारे पास एक वैल्यू 14.13%। इसका क्या मतलब है? अब ये परसेंट मींस आउट ऑफ 100। इसका मतलब बेटा ये है कि हम हर $100 के अगेंस्ट जो हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, हर $100 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें वहां से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? $14.13 का। Against every $100 invested into the business, our business is generating profit of 14.13%. This is what return on capital employed is. Okay जी। अगली हमारी रेशो जो उसने पूछी है, अब देखें यहाँ पे एक चीज है कि आपने, अब मैंने तो इसको थोड़ा लेंथी कर दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपने उसके अंदर कैसे इसको लिखना है अपने, ये देखें एग्जाम के अंदर एक तो बेटा इन्होंने ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, छोटा सा करके बेशक लिख दें। सबसे पहले आपने वर्किंग में ऊपर फॉर्मूला को बहुत बड़ा-बड़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर फॉर्मूला शो करें, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, और वैल्यूज़ देखें उसने ये फाइनल वैल्यूज़ पुट नहीं की, बल्कि स्टेप्स में पुट की हैं। पहले उसने ये वैल्यूज़ को ब्रेकअप में कि कौन-कौन सी वैल्यूज़ जो हैं ऐड होके हमें ये फाइनल वैल्यूज़ देंगी। तो फिर उसने उनका आंसर लेकर आया है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसका आंसर यहाँ पे शो किया है, ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 38,450 लिखने का 1 मार्क है, इसका 1 मार्क है, लेकिन ये मार्क आपको कब मिलेंगे? जब आप साथ में ये भी शो करेंगे, इनकी वर्किंग भी शो करेंगे कि ये 38,450 कहाँ से आया भाई? क्वेश्चन में तो 38,450 डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ। ये 272,100 कहाँ से आया भाई? ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज़ यहाँ से आ रही हैं। हाँ, ये वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो आंसर आ रहा है 2 डेसिमल प्लेस में आपने राउंड ऑफ करके यहाँ आंसर लिख देना है। तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम में वर्किंग करनी है, ठीक है? तो ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं कि आपको किस-किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगली रेशो हम देखते हैं। अगली रेशो इसके बाद जो है, वो है रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर। अब रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले इसका कॉन्सेप्ट देखें बेटा कि दिस टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंटरी इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि एक साल के अंदर हमारी इन्वेंटरी कितनी दफा सेल आउट हो जाती है। ये एफिशिएंसी रेशियो है बिजनेस की, ठीक है? तो इसमें हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं कि अब आप कहेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है इन्वेंटरी टर्नओवर से, कि इससे कोई बिज़नेस 10 दफ़ा चीज़ें बेचता है, एक बिज़नेस 50 दफ़ा अपनी चीज़ें बेचता है। तो भाई जिसकी जितनी चीज़ें जितनी ज़्यादा सेल आउट होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वो उतनी दफ़ा प्रॉफिट अर्न करेगा ना। तो ये रेशियो का जो आंसर है रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर का, ये हमें बिजनेस की एफिशिएंसी बता रहा होता है कि ये बिजनेस की जो है इस कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कि इसकी इन्वेंटरी मूवमेंट की स्पीड क्या है, ठीक है? इन्वेंटरी मूवमेंट, इन्वेंटरी रिप्लेसमेंट की स्पीड इसमें क्या है, तो वो हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला देखें, इन्वेंटरी टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर और नीचे एवरेज इन्वेंटरी। लें जी, अब फिर हम फंस गए कि ना तो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, हमें इनकम स्टेटमेंट तो नहीं दी ना उसने, और ना एवरेज इन्वेंटरी अभी हमें नहीं पता कि ये क्या होती है। अब कॉस्ट ऑफ सेल का हमें पता है कि ये, अब इन दोनों को हम अलग-अलग देखेंगे। ये जो दोनों आइटम्स हैं, इनको हम अलग ब्रेकअप करके यहाँ पे ही देखना है। एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको इतना डिटेल में जाके वहाँ पे आपने बस कॉस्ट ऑफ सेल की ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इस तरह करके फाइनल उसमें फिगर्स पुट करनी होती हैं। अगर आप छोटा-छोटा लिख सकते हैं, तो आप ये चीज़ें वहाँ पे अपने उसमें स्पेस में फिट कर सकते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें हमारे पास क्या है? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है जी? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास यही चीज़ें अवेलेबल हैं डाटा के अंदर। ओपनिंग इन्वेंटरी भी है, क्लोजिंग भी है और परचेजेस भी हैं। परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न होती तो वो भी हम यहाँ पुट कर देते परचेजेस में से। आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला जब हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कैरेज इनवर्ड भी अगर गिवन हो तो वो भी ऐड होता है, गुड्स की ड्राइंग्स हो तो वो भी माइनस होती हैं। लेकिन बेटा डिपेंड करता है कि आपके डाटा में कौन-कौन सी चीज़ें गिवन है। हमारे डाटा के अंदर ये 3 चीज़ें गिवन थी टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल। तो हमने ओपनिंग इन्वेंटरी पुट कर दी, परचेजेस पुट कर दी और क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर दी। तो ये चीज़ें कहाँ पे हैं ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ये देखें, ये जो बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो इन्वेंटरी होती है, ये आपकी इन्वेंटरी ये वाली 34,000, ठीक है? ये हमेशा क्लोजिंग होती है। ये याद रखना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इन्वेंटरी होती है, ये हमेशा क्लोजिंग होती है। ये ओपनिंग नहीं होती, इसलिए उसने हमें फिर नीचे अलग से ओपनिंग इन्वेंटरी दे दी। ये ओपनिंग इन्वेंटरी ये देखें, ये दे दी और इसके अलावा उसने हमें ये परचेजेस टोटल ये बता दिया, ये परचेजेस टोटल आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पुट करके अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, ये कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर ली हमारी, ये क्या आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद दूसरा आइटम यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर क्या है, एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी में हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी ये उसका फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंटरी का, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी होल डिवाइडेड बाय 2। हम लिखेंगे वैल्यूज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसका कैलकुलेटर में आपने ख्याल करना होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का पहले आंसर ले लें ऐड करके, फिर डिवीजन का बटन प्रेस करें कि पहले आप 30 और 34 को ऐड अप करके जो आंसर आता है 64 आंसर आएगा ना, 64,000, फिर उसको डिवाइड करना है 2 पे। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं, वो 30,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट लिख देते हैं कैलकुलेटर में। उससे क्या होता है, कैलकुलेटर क्या करता है, वो 34 को उसके पास वो जो बैड मैथ्स रूल है, आपने मैथ्स में सीखा होगा, तो उसमें वो 34,000 को 2 से पहले डिवाइड कर देता है, फिर जो आंसर आता है उसको ऐड करता है 30,000 में। उससे आंसर गलत हो जाता है अक्सर बच्चों का। तो ये टिप भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि ये इस तरह की जब वर्किंग हो, किसी चीज पे आपने डिवीजन करना हो ऊपर वर्किंग करके, तो ऊपर वाली वर्किंग को पहले आप उसका फाइनल आंसर ले लें कैलकुलेटर पे और फिर उसको डिवाइड करें नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई और कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, तो इसको हम इसमें पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में। तो ये पुट करने से हमारे पास हमने ये चीजें दोनों पुट कर दी अपनी अपनी प्लेसेस पे और 2 डेसिमल प्लेसेस पे 9.56 आ गया। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, 9.56 टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि दिस मीन्स रशियल सोल्ड एंड रिप्लेस्ड हिज इन्वेंट्री अबाउट 9.56 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, कि तकरीबन 10 टाइम्स उसकी इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट हुई है, वो रिप्लेस हुई है। उसने अपनी गुड्स 10 टाइम्स सेल की हैं पूरे साल के अंदर। अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर यूजुअली मीन्स गुड्स आर सेलिंग मोर क्विकली। तो ये आंसर, ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस का ये इन्वेंट्री टर्नओवर, हायर द बेटर, लेसर वर्स। तो ये हो गया बेटा हमारा दूसरा रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब थर्ड रेशो की तरफ हम चलते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। अच्छा, इसको एक दफा मार्क स्कीम में भी देख लें आप कि वहां पे उसने इसको कैसे शो किया, ये देखें। ये ऊपर वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की है उसने, कॉस्ट ऑफ सेल। और नीचे ये देखें, नीचे इन्वेंट्री टर्नओवर 34,000 प्लस 30,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट के बाद डिवीजन का साइन आना चाहिए था, उसने यहाँ लगाया हुआ है, ये गलत किया है। ब्रैकेट का साइन इधर, फिर डिवीजन का साइन, फिर 2। तो फिर इनके फाइनल आंसर आ गए ये और फिर ये। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे ये और ये फिगर्स लिख देते हैं और फिर वहां से मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिखने के मार्क्स हैं, ये चीज लिखने के मार्क्स होते हैं, ये चीज लिखने के मार्क्स होते हैं। तो फिर इसके बाद आंसर है, आंसर वो चेक करेंगे आपने 2 डेसिमल में पुट किया है या नहीं, तो फिर आपको जाके ये 1 मार्क मिलेगा यहाँ से। तो ये हो गया बेटा कि आपने इसको अपने पेपर में कैसे जो है वो शो करना है। अगली हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, ट्रेड रिसीवेबल, दिस रेशियो टेल्स अस हाउ लॉन्ग क्रेडिट कस्टमर टेक टू पे, कि हमारे क्रेडिट कस्टमर जिनको हम क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं, वो तकरीबन कितनी देर बाद हमें, कितना टाइम लेते हैं हमें पेमेंट करने में। ठीक है, क्या वो 15 डेज बाद, 10 डेज बाद, 50 डेज बाद, कब वो पे करते हैं।
ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द इनवॉइस। तो ये इसका फॉर्मूला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ये 365 क्योंकि हमने आंसर लेना है किसके अंदर, डेज के अंदर, तो इसलिए ये 365 यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये परसेंटेज में नहीं होती ये वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ये हम डेज में उसने, क्योंकि उसने हमें डेज कहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो ये वाली फिगर्स तो इसकी तो आसान ही है, इसमें इतनी हमें वो नहीं करनी पड़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल्स भी गिवन है, नीचे आपने देखा होगा कि उसने बताया था क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये टोटल सेल्स इतनी है और इसमें से जो है इतनी क्रेडिट भी थी 38,700। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्रेडिट सेल्स लेनी होती है। क्रेडिट मींस उधार वाली सेल, टोटल सेल, यानी अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, वो टोटल सेल्स पुट कर देते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हमने ऑब्जर्व करते हैं, हम जो बच्चे इसमें रेशियोज के क्वेश्चन में कर रहे होते हैं। तो क्रेडिट सेल ये आ गई, तो यहाँ पे क्या है, अब इनको पुट कर दिया, ठीक है, 44,000 डिवाइडेड बाय 387,000 मल्टीप्लाई 365 41.5। तो इसके साथ आपने डेज का वर्ड लाजमी लिखना है 40, और इसको अब आपने राउंड ऑफ कर देना है क्योंकि डेज जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं होते। तो ये पॉइंट अगर 4 आता तो हम इसको 41 डेज लिखते। अब 0.5 या 5 से अब अगर आंसर आएगा तो आपको पता होगा, आपने राउंडिंग ऑफ सीखी होगी छोटी क्लासों में। तो ये अब 42 डेज, इसका क्या मतलब है कि रशियल्स क्रेडिट कस्टमर टेक 42 डेज टू पे, कि उसके कस्टमर पे करने में, इनवॉइस को पे करने में कितने दिन ले लेते हैं, 42 डेज तकरीबन ले लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर इन द क्वेश्चन रशियल इज कंसीडरिंग गिविंग अ कैश डिस्काउंट इफ कस्टमर्स पे विद इन, कि बाद में हम एक केस इससे रिलेटेड वो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो हम देखेंगे। अच्छा, अब आप जरा मुझे ये बताएं, ये डेज जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के डेज होते हैं, ये ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होंगे या कम बेहतर होंगे? ये बेटा, ये आंसर जितना कम होगा उतना ही बेटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी, हमें जल्दी-जल्दी पैसे मिल जाएँगे अपने कस्टमर से, ताकि हम वापस अपने बिज़नेस साइकिल्स के अंदर उनको दोबारा से इनपुट कर सकें, ठीक है? जितना डिले होगा यहाँ से, हम जो हमारी पेमेंट्स होंगी, जो हमने, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे होंगे जल्दी, तो हम भी अपने सप्लायर्स को जल्दी पे नहीं कर रहे होंगे। हम जल्दी पे नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स खराब होंगे, हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो स्टॉप हो सकती हैं, हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो रुक सकते हैं। तो इसलिए हमें कस्टमर से जल्द से जल्द पैसे लेने की कोशिश करनी होती है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि वो बिज़नेस बेटर होता है जिसके ये वाला आंसर स्मॉलर हो। तो अब इसका भी देख लें कि इसको उसने कैसे शो किया है, ये देखें। ये तो डायरेक्ट थी क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह की वर्किंग नहीं थी, इनिशियल वर्किंग, तो ये वैल्यूज़ लिखकर और ये 42 डेज़ आंसर इसका आ गया। अच्छा, अब अगली रेशियो जो है हमारे पास इसके बाद, दैट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर इन डेज। इसी तरह हम जिस जैसे हम अपने कस्टमर्स का देखते हैं, तो हम अपना भी देखते हैं कि हम अपने सप्लायर्स को कितने दिनों के बाद पे कर रहे हैं, ठीक है। दिस रेशियो टेल्स अस हाउ लॉन्ग रशियल टेक्स टू पे हिज क्रेडिट सप्लायर्स। इसका फॉर्मूला क्या है जी, ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस। अगर आप देखें इस फॉर्मूला को कंपेयर करें, तो आपको आपको क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यहाँ ट्रेड पेएबल है, वहां क्या था, वहां ट्रेड रिसीवेबल्स था। उसमें नीचे क्रेडिट सेल्स थी, इसमें नीचे क्या है, क्रेडिट परचेजेस। इसका मतलब है कि अगर हम एक फॉर्मूला याद कर लें इनमें से कोई एक, तो दूसरा हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि एक सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 365 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने डेज में आंसर देने हैं। तो इसकी भी वैल्यूज हमें गिवन है, ट्रेड पेएबल्स गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने पुट कर दिया, और क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो हमें उसने बताई हुई हैं, हमारी टोटल परचेजेस ही क्रेडिट पे है। तो इसका आंसर आ गया 36.5। इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 30 होल नंबर में। डेज को आपने याद रखना है कि डेज को डेसिमल्स में नहीं देना, बल्कि जो डेज होते हैं उनको होल नंबर में आपने राउंड ऑफ कर लेना है, 37 डेज। इसका क्या मतलब है जी? This means Rachel takes about 37 days to pay his suppliers.
कंपेयर दिस विद द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 42, यानी कि हमें तो पैसे 42 डेज बाद हमारे कस्टमर दे रहे हैं और हम 37 डेज बाद अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं। ही इज रिसीविंग मनी फ्रॉम कस्टमर्स आफ्टर 42 डेज बट पेइंग सप्लायर्स आफ्टर 37 डेज। दिस मे क्रिएट सम प्रेशर ऑन कैश फ्लो। तो इससे कैश फ्लो का प्रेशर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब हमें पैसे ही टाइम पे नहीं मिले अपने कस्टमर से, हम तो उनसे 42 डेज के बाद ले रहे हैं, लेकिन हमने 37 डेज के अंदर अपने सप्लायर्स को पे कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस आ रहा होगा दरमियान में, तो हमें कैश कहाँ से जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर प्लानिंग करना पड़ती है, फिर चीजों को देखना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये वाला आंसर जितना ये डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा होगा तो बेहतर होगा कि हम वो पैसा अपने बिजनेस में कहीं और यूज कर रहे हैं जो हमने सप्लायर्स को देना था। पैसा जितनी देर हमारे पास रहेगा, इट इज मैटर, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ज्यादा डिले करेंगे तो इससे हमारे कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं, हमें रिफ्यूज कर सकते हैं वो फर्दर सप्लाईज के लिए। तो हमने इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स भी खराब ना हो अपने सप्लायर के साथ, और हमें जो है वो कैश मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी ना हो। अच्छा जी, अगली रेशियो बच्चों जो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो मेजर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी कहते हैं बेटा कि कोई बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज कितनी जल्दी पे कर सकता है, उसमें कितनी एबिलिटी है अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने की। इसमें हम कंपेयर करते हैं उसकी दो चीजें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इन दोनों का कंपैरिजन होता है, ठीक है। और करंट एसेट्स हमारे पास हैं 92,900, और करंट लायबिलिटीज हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन थी 40,800। ये दोनों वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अगर पड़े जरूरत, आपको टोटल्स उन्होंने ना दिए में हो, तो आप अपने करंट एसेट्स का टोटल कर लें, करंट लायबिलिटीज का टोटल कर लें गिवन डाटा में। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपने फॉर्मूला में, इट इज कमिंग 2.28। लेकिन इसका आंसर हमने कैसे देना होता है? देखें, इसका आंसर हमने देना होता है, ये जो आंसर आ गया इसको हमने पहले प्लेस करना होता है। ये पहले प्लेस करना होता है, इसको हमने 2.28 रेशो 1, ये इसका एक स्टैंडर्ड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे अपना आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अच्छा, ये आंसर हमें, जब हम इस फॉर्मेट में आंसर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारी लाइबिलिटीज $1 की हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास $2.28 के करंट एसेट्स हैं। फिर देखें कि दिस मीन्स रशियल हैज 2.28 ऑफ करंट एसेट्स फॉर एवरी $1 करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। तो जनरली दिस शोज दैट ही कैन पे हिज शॉर्ट टर्म डेट्स, बट वी मस्ट ऑल्सो लुक एट हाउ क्विकली रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड एंड इन्वेंट्री इज सोल्ड। तो हमें बाकी चीजें भी देखना होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये रेशियो जो है ये सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी रेशियो है इस वक्त, करंट रेशियो उसकी, कि हमारे पास अपने जो करंट लायबिलिटीज हैं उससे ज्यादा अमाउंट में ये होनी चाहिए एसेट्स, ठीक है। तो और ये 1.5 से अबव जो है ये बेहतर होती। तो अब नेक्स्ट है ये हमारे, अब सारे इसमें आंसर्स हमने यहाँ पे, जब एग्जाम के अंदर आपने ये इस टेबल को इस तरह से फिल कर लेना है, और ये चेक कर लेना है कि आपने वो आंसर्स अपने इसके अंदर भी मेंशन किए हैं या नहीं किए, ठीक है। समटाइम बच्चे भूल जाते हैं, तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। जल्दी जल्दी में नहीं करना इसको स्टेप्स में, क्योंकि 8 मार्क्स आर सफिशिएंट मार्क्स, कि आपने देखना है आपके आंसर्स आ गए या नहीं, आपकी वर्किंग सारी कंप्लीट हो गई है या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इन्वॉल्व हैं इसमें, आपने फिगर्स पिक करनी होती हैं क्वेश्चंस में, तो इसमें मिस्टेक के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसीलिए बच्चे बहुत मार्क्स कटवाते हैं इसके अंदर। एक तो फॉर्मूला याद ना होने से मार्क्स कटते हैं, दूसरा प्रॉपर फिगर्स यूज ना करने से मार्क्स कटते हैं, ठीक है, और तीसरा उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ना लिखने से भी मार्क्स इसमें कट जाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा पार्ट ए, 8 मार्क्स का था। टाइम इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होता है, तो इसलिए इसकी डिटेल्स को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग जाता है। तो अब हम देखते हैं हमें वो पार्ट बी में हमसे क्या पूछ रहे हैं।
ये पार्ट ए हम सॉल्व कर चुके हैं, इसकी डिटेल्ड वर्किंग्स हम देख चुके हैं। पार्ट बी देखिए, अब वो कह रहे हैं सजेस्ट टू वेज दैट रशियल माइट इंप्रूव हिज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि वो कह रहे हैं कि जी दो वेज हमें बताएं जिससे उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो सके। तो अब जब इस तरह का आपसे क्वेश्चन को पूछे जिसमें आपने कमेंट करना है किसी रेशो पे कि वो यानी कि उसकी सिचुएशन बतानी है या उसमें इम्प्रूवमेंट के तरीके बताने हैं या उसमें रीजंस बतानी है कि क्या रीजंस हो सकती हैं उसके डिक्लाइन की, तो बेटा फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ये इसको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, टू वेज कि जिससे आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो सके। तो उसमें ये देखें, अगर अब हमारे फार्मूला में क्या आता है, एक तो प्रॉफिट आ रहा होता है उसमें, प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसको इंप्रूव करने का कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया जाए। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हो सकता है, अगर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दें या सेल्स ओवरऑल सेल्स इंक्रीज कर दें, एक्सपेंसेस रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, रीपे द लॉन्ग टर्म लोन्स, इससे क्या होगा, इफ रशियल रीपेज द लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल एम्प्लॉयड विल डिक्रीज, इफ प्रॉफिट डज नॉट फॉल आरओसीई कैन इंप्रूव। ठीक है, कि जो नीचे वाली वैल्यू आई इसमें आई है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो हमने देखना है कि उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अगर हम डिक्रीज कर दें तो इसका आंसर बेहतर हो जाएगा इस रेशो का। तो अब वो बता रहे हैं आपको कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेस कर रही है किस पे, प्रॉफिट पे और कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो इसको इंक्रीज करने से और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को डिक्रीज करने से, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, फॉर द सेम प्रॉफिट जब आप उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव अ बिगर आंसर। तो इस तरह से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो सकता है। आपने दो पॉइंट्स इसमें से, यानी कि आपका आंसर इज रिलेटेड टू अबाउट दीज टू, ये बाकी सारी एक्सप्लेनेशन हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं, ये मत समझिएगा कि ये सारा आपने वहां लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं हाउ कैन रशियल इंप्रूव इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि हमने अभी देखा कि इन्वेंट्री टर्नओवर के एक साल के अंदर कितनी दफा उसकी इन्वेंट्री सेल होती है, तो वो कैसे इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले उसका जो आंसर है, इंक्रीज सेल और डिमांड। देखिए जी, जब चीज़ों की सेल या उनकी डिमांड इंक्रीज करेगी, लोग ज़्यादा बाय करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी इन्वेंटरी ज़्यादा दफ़ा रिप्लेस होगी। और दूसरा, रिड्यूस सेलिंग प्राइस और अलाउ मोर ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से यही होगा कि आपकी सेल्स इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, इंप्रूव्ड स्टॉक कंट्रोल, ही कैन परचेज लेस इन्वेंट्री और यूज जस्ट इन टाइम परचेजिंग, कि आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अपने पास इकट्ठी ना करें। आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। आपने उसको अपने बिज़नेस के हिसाब से मैनेज करें, ताकि जब आप उसको कैलकुलेट करें इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आपके पास जो है इस फिगर को वो खराब ना करे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इंप्रूव्स व्हेन गुड्स डू नॉट स्टे इन द बिज़नेस फॉर टू लॉन्ग। तो ये कब इंप्रूव होती है, जब गुड्स ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारे पास स्टॉक्स में नहीं पड़ी रहती, बल्कि जल्दी-जल्दी निकलती रहती हैं। इफ रशियल सेल गुड्स मोर क्विकली, के जल्दी-जल्दी वो सेल करे, और कीप्स लेस एवरेज इन्वेंटरी। तो ये दो जो हैं ये पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, के जिससे उसकी इन्वेंटरी टर्नओवर बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब पार्ट सी, पार्ट सी में हम देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये पार्ट बी था जिसके दो पार्ट थे। ठीक है, पार्ट सी यहाँ पे हमारे पास है कि स्टेट व्हाई द इन्वेंटरी वाज इंक्लूडेड एट रिड्यूस्ड लेवल। हाँ जी, कि ये क्या वजह है कि ये इन्वेंट्री को रिड्यूस्ड लेवल पे वो किया गया। लेकिन उससे पहले आप ये उसका केस पढ़ लें। इंक्लूडेड इन रेशियल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर सम आइटम्स दैट हैड बीन डैमेज्ड। हमारे पास कुछ डैमेज्ड आइटम्स भी इन्वेंट्री में शामिल थे। दीज वर इंक्लूडेड एट रिड्यूस्ड वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी कॉस्ट जो है वो
$30 थी तो हमने उनको $10 पे वैल्यू किया हुआ है और इस तरह से, यानी कि असल वैल्यू से कम पे लिखा हुआ है डैमेज स्टॉक को। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल है बाकायदा कि इन्वेंट्री जो है उसको हमने लोअर उसके ऊपर या तो कॉस्ट, इन्वेंट्री की 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक होती है कॉस्ट और दूसरी होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। के कॉस्ट का मतलब कि हमने वो इन्वेंट्री बाय कितने की थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि अब उस इन्वेंट्री की वैल्यू तकरीबन कितनी है, यानी कि हम ऑलमोस्ट कितने का उसको सेल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी लोअर होगी, लोअर यानी कि जिसकी फिगर कम होगी, हम उस वैल्यू के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट वाली फिगर उठा लेंगे, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है डॉलर्स में तो वो वाली उठाएंगे। तो दिस इज द रूल, एक्चुअली ये रूल है अकाउंटिंग का कि हमने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जो है वो उसको वैल्यू करना होता है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है? तो ये अब देखें इसको आपने कैसे लिखना है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से आपने क्या बता दिया, ये रूल बता, ये एक्चुअली अकाउंटिंग रूल है एक बनाया हुआ अकाउंटेंट्स ने इंटरनेशनली, ताकि कोई भी बिजनेस अपनी मर्जी ना करे, ठीक है? कि इसमें से जो इन दोनों वैल्यूज में से जो स्मॉलर है उस पे हमने वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री अपनी वैल्यू करनी। ओके जी, नेक्स्ट देखें, नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज बीइंग अप्लाइड। तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है ऐसा करने में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई हो रहा है। प्रूडेंस कि हम अपने एक्सपेक्टेड लॉसेस को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उनको हम कंसीडर करते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उनको हम मिस नहीं करते, इग्नोर नहीं करते उनको, बल्कि राइटिंग्स में लेकर आते हैं। तो प्रूडेंट हो जाते हैं, यानी कि वी गेट मोस्ट केयरफुल टुवर्ड्स आवर लॉसेस। उसके बाद है कंप्लीट द टेबल बाय इंडिकेटिंग विद अ टिक द इफेक्ट ऑफ रशीज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ इंक्लूडिंग हिज डैमेज्ड इन्वेंट्री एट द रिड्यूस्ड वैल्यू। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, ये देखें इफेक्ट ऑन के उसके ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किस लिए, जो कि उसकी डैमेज्ड इन्वेंट्री है, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस में। ये जी डिक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों? बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हो रही है, इस वजह से इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज, और जब कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम डिक्रीज पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। दिस इज कॉमन एग्जाम ट्रैप। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ सेल गोज अप, ठीक है जी। जब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है, रिड्यूस होती है, तो रिजल्ट क्या निकलता है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर जाती है, ठीक है? और व्हेन कॉस्ट ऑफ सेल गोज अप, द ग्रॉस प्रॉफिट गोज डाउन, सो द आंसर इज डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं जी, पार्ट डी में क्या पूछा गया हमसे। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। ये पार्ट डी, रशल इज कंसर्न दैट हिज क्रेडिट कस्टमर्स आर टेकिंग टू लॉन्ग टू पे हिम। रशिल को लग रहा है कि वो उसके जो कस्टमर्स हैं ना वो बहुत टाइम ले रहे हैं, और वाकई ऐसा है भी, आपने ऊपर देखा 41-42 डेज। ही इज कंसीडरिंग अलाउइंग अ 2.5% कैश डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल्स इफ पेड विद इन 21 डेज। अब वो उनको एक इंसेंटिव देने का सोच रहा है कि अगर मेरे कस्टमर्स 21 डेज के अंदर अंदर मुझे पे कर देंगे तो मैं उनको 2.5% डिस्काउंट दूंगा। वो अब हमसे क्या चाह रहे हैं, एडवाइस, एडवाइस कमांड वर्ड आ गया। रेशल वेदर और नॉट ही शुड अलाउ हिज क्रेडिट कस्टमर्स अ कैश डिस्काउंट इफ दे मेक अ पेमेंट टू हिम विद इन 21 डेज। जस्टिफाई योर आंसर विद आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है? तो ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो आपको बता रहा है कि आपने आंसर कैसे देना है,
जस्टिफाई योर आंसर विद आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट के इस सजेशन इस प्रपोजल के फेवर में भी आपने आर्गुमेंट्स देने हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, रशियल ऐसा करता है तो उसको क्या बेनिफिट है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स होंगे, फॉर एंड अगेंस्ट। रशियल अलाउइंग हिज क्रेडिट कस्टमर अ कैश डिस्काउंट इफ दे मेक अ पेमेंट टू हिम विद इन 21 डेज। तो अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत आसान है ये इसको करना, सॉल्व करना। ये देखें, इसके सबसे पहले हम लिखेंगे आर्गुमेंट्स फॉर में क्या क्या चीजें आएंगी। इट में इंप्रूव कैश फ्लो, ठीक है। आपने सिर्फ इसका जो ऊपर पॉइंट है सिर्फ वो लिखना है, उसकी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखने भी हो तो उसको बहुत समराइज्ड उसमें आपने लिखना है कि इट में इंप्रूव कैश फ्लोज, कस्टमर मे पे अर्लियर टू गेट द डिस्काउंट, दिस मींस रशियल रिसीव्स कैश मोर क्विकली। तो कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास कैश जल्दी वापस आएगा जब हम क्रेडिट पे गुड सेल करेंगे, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो डिस्काउंट को अवेल करना चाहेंगे। और दूसरा, इट में रिड्यूस इरिकवरेबल डेट्स, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। देखें, डेट्स जितने पुराने हो जाते हैं, जितने ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, जितना टाइम ज़्यादा गुज़र जाता है, वो पे नहीं होते, तो वो उतने ही उनके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इफ कस्टमर्स पे अर्लियर, देयर इज़ लेस चांस दैट डेट्स बिकम बैड, तो उनके इर्रिकवरेबल होने के, उनके बैड होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएँगे। एक पॉइंट और आपको दे देते हैं, लिखने तो 2 पॉइंट थे, लेकिन आप तीसरा भी देख लें। इट में इम्प्रूव कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर में लाइक द डिस्काउंट एंड कंटिन्यू बाइंग फ्रॉम रशियल। तो जी ये तो होता है बिजनेस में, जहां से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है लोग वहीं से बाय करने की कोशिश करते हैं। एक और पॉइंट भी हो सकता है, इट में इंक्रीज सेल्स और अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो चूंकि 2.5% विद इन 21 डेज हमें टाइम भी मिल रहा है कि हम 21 डेज के अंदर पे कर दें, और उस पर 2.5% डिस्काउंट भी है, तो हमें ये कस्टमर्स जो है वो सेल्स इंक्रीज हो सकती है, न्यू कस्टमर्स हमें। तो ये इसके आप आर्गुमेंट्स फॉर में आपने पॉइंट्स लिखने हैं जितने उसने आपको बोले हैं, जितने उसने आपको बोले हैं उससे एक ज्यादा ही लिख दें, ताकि अगर एक में आपका कोई प्रॉब्लम भी है तो बाकी दो उसको जस्टिफाई कर सकें। अब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, ऐसा करने का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉफिट्स विल रिड्यूस। क्यों जी, कैश डिस्काउंट्स अलाउड इज एन एक्सपेंस, एग्जैक्टली। डिस्काउंट अलाउड, आपने अगर इनकम स्टेटमेंट देखी है तो वहां पे एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंसेस में हम शो करते हैं, और जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द ईयर को रिड्यूस करेगा। दूसरा, लेस कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम ईच सेल, ठीक है। तो अब हर 100 की सेल के अगेंस्ट हमें 97.5 मिलेंगे, ये देख लें आप, ठीक है। तो अगर हमने 1000 की सेल की है तो हमें कितने वहां से मिलेंगे, तो उसका 2.5%। हमने 1 लाख की है तो 2.5% कम, यानी कि हमारी ओवरऑल जो है वो इससे सेल्स का वॉल्यूम जो है, जो रेवेन्यू है हमारा, वो डिक्रीज हो सकता है। लेस कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम ईच सेल। और तीसरा पॉइंट, देयर इज नो गारंटी कस्टमर्स विल पे विद इन 21 डेज। ये तो हमारा एक ख्याल है ना कि वो 21 डेज में पे करेंगे, हो सकता है वो ऐसा ना करें, ठीक है। सम कस्टमर्स में स्टिल पे लेट। और तीसरा, चौथा जो है, इट में क्रिएट मोर बुक कीपिंग वर्क। तो इससे आपने ये चेक करना है कि इसने कब हमसे बाय किया था, तो अब कब वापस हमें पेमेंट कर रहा है, तो इसका डिस्काउंट बनता है या नहीं बनता, अगर बनता है तो कितना बनता है, उसकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन वर्क, हमारा बुक कीपिंग वर्क बढ़ जाएगा। सम कस्टमर्स में रॉन्गली डिडक्ट द डिस्काउंट, और ये भी हो सकता है कि वो गलत डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर लें। बहरहाल इसको छोड़ दें आप, लास्ट वाले पॉइंट्स को, ये सफिशिएंट है। इनमें से आपने कोई 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स वहां पे मेंशन करने हैं। तो अब हम इसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो किस तरह से देंगे। Rachel may allow 2.5% cash discount on a trial base because his customers currently take 42 days to pay, and the discount may encourage them to pay within 21 days. This can improve cash flow and reduce the risk of bad debts. However, he must monitor the cost carefully. कॉस्ट को उसने मॉनिटर करना है, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड विल रिड्यूस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन द बेनिफिट of faster cash collection, he should stop offering the discount। तो एडवाइस क्वेश्चन में
आपने यस या नो खाली नहीं लिखना होता, ठीक है? गिव एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड देन मेक अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशंस। तो ये बेटा हमारा ये पार्ट था, ये 5 मार्क्स का था, तो इसमें आपने देखा कि आपको क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है? अब कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स बच्चे कहाँ-कहाँ कर सकते थे। एक तो हमने क्रेडिट सेल यूज़ करनी थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में। बच्चे क्या हैं, वो टोटल सेल यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस क्रेडिट सेल्स। ये फिगर वहाँ पे गलत लिख देते हैं। सेल्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि कौन-सी वाली लिखनी है। दूसरा, दे फॉरगेट टू ऐड बैक लोन इंटरेस्ट व्हेन कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अगर हमारे प्रॉफिट में से लोन इंटरेस्ट ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हमें वो लोन इंटरेस्ट वापस ऐड बैक करना होता है अपने प्रॉफिट में। ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। दे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर यूजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ओनली इंस्टेड ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, कि जब वो इन्वेंट्री टर्नओवर यूज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज कर लेते हैं, जबकि यूज क्या करनी होती है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे थी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होल, जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करने से। ये मिस्टेक हो जाती है। दे फॉरगेट दैट ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, के परचेजेस उन्होंने कहा कि क्रेडिट पे हैं, सो क्रेडिट परचेजेस आर 310,000, तो क्रेडिट परचेजेस हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि ये क्रेडिट है। उसके बाद दे थिंक रिड्यूसिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, बट एक्चुअली इट डिक्रीजेस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपने जो कॉस्ट ऑफ सेल, एक्चुअली ये कॉस्ट ऑफ सेल की जो इक्वेशन है ना इनकम स्टेटमेंट पे, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि उसमें कौन सी चीज को चेंज करने से कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती है, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होने से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो इसको डीपली हम किसी और वीडियो में किसी दिन देखेंगे। दे राइट ओनली एडवांटेजेस और ओनली डिसएडवांटेजेस इन द कैश डिस्काउंट एडवाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो एडवाइजरी क्वेश्चन है उसमें वो फॉर और अगेंस्ट दोनों के पॉइंट्स लिखने की बजाय किसी एक की तरफ ही चले जाते हैं और वो वहां से अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन रेशोज का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक जो कमिंग वीडियोस हैं, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का वो सॉल्व करने जाएंगे। तो उसकी उसका लिंक आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।